नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हेड डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रहा। उसके बाद में 2016 से विद्यानगर की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहा। आज सबने गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया गया तो क्या परिस्थिति होगी, इसके बारे में आप सोचिए। जैसे आजकल पाकिस्तान के साथ जो डिस्टर्बेंस हुआ, कुछ अटैक्स पाकिस्तान से आए, कुछ भारत ने किए, उसका नाम भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर ऐसे कहा। 10 तारीख को वो विषय स्थगित रहा इसलिए कह रहा हूँ कि अब भी बार बार सरकार की तरफ से कहा जाता है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरा नहीं हुआ। तो पाकिस्तान तो डरता ही है कि भाई अगर ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं हुआ तो ये फिर से कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं ऐसी तुलना तो नहीं करनी चाहिए, फिर भी पाकिस्तान ने गंभीर से लेना चाहिए। ऐसा ही हम लोगों ने सबने मिलकर पूरे विश्व में इसे गंभीरता से लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। वो क्या विषय है? कोरोना महामारी, कोविड-19। इस विषय की स्थिति हम 2019-2020 में अगर देखें तो परिस्थिति कितनी गंभीर थी कि अपनी माँ के पास बेटा जाने के लिए तैयार नहीं, पिताजी अपने बेटे के पास नहीं जा रहे। चलिए पिताजी और बेटों को छोड़िए, माँ और बेटा, माँ और बेटी, यह लोग भी अगर दो में से एक कोरोना संक्रमित है तो वो एक दूसरे को नहीं मिलती है। चलिए यहाँ तक ये विषय खत्म नहीं होता है। कई बार देखा है कि भाई स्मशान में अपने किसी संबंधी को, रिश्तेदार को रखने के लिए भी रिश्तेदार तैयार नहीं है, इवन बेटा बेटियां भी तैयार नहीं है, ऐसी स्थिति थी। सोचिए कि स्मशान में जगह नहीं है। विश्व में तो ये देखा है कि भाई मशीन से गड्ढे किए जाते थे और दफनाने के लिए एक के ऊपर दूसरा प्रेत, दूसरे के ऊपर तीसरा प्रेत, इस प्रकार के रख कर दफनाए जाते थे। वैसे चिताएं भी इसी प्रकार से जलती थी। तो यह स्थिति इतनी गंभीरतापूर्वक जिसने भी देखी है उसे तो यह सब कुछ याद होगा ही। मैं आज इसलिए क्यों कह रहा हूं कि 2019-20 में कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा था। अधिकाधिक मौतें इन 2 सालों में हुई है। एक जो आधिकारिक आंकड़ा कहा जाता है ना, वो आंकड़ा है 18 लाख का। ये अधिकारी यानी अधिकृत आंकड़ा है, लेकिन असल में क्या है? प्रत्यक्ष जो संख्या देखी गई, मैं इसे शब्द प्रयोग मानी गई ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए शब्द प्रयोग कर रहा हूं, प्रत्यक्ष यह जो आंकड़ा है वो 30 लाख मौतों को भी पार कर गया था। जब मैं कह रहा हूं कि दफन करने के लिए एक गड्ढे में एक के ऊपर एक ऐसे प्रेत रखे जाते थे और गड्ढों की लाइन लगा के रखते थे कि भाई ये कब भरा जाए, एक के बाद एक ऐसे होता था। इसलिए 30 लाख। उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई देश को असर हुई है तो वो है अमेरिका। अमेरिका को ऐसा कहा जाता है करीब 3.5 लाख लोगों की मौत हुई। ब्राज़ील में करीब 2 लाख लोगों की मौत हुई। भारत का आंकड़ा भी कुछ कम ने 1.5 लाख पहुंचा है। मैक्सिको 1.25 लाख,
यूके में 75,000, इटली में 75,000, फ्रांस में 64,000। इस प्रकार से अगर हम लंबी लिस्ट लगाए तो ऐसी लिस्ट में हमें पता चलता है कि भाई ये 30 लाख से भी ज़्यादा मौतें हुई। अब कभी ये सोचना चाहिए कि भाई यह वजह क्या है, ये कारण क्या है। जैसे कहा तो गया कि भाई भारत में सिर्फ 1.5 लाख की मौतें हुई, अधिकृत सरकारी आंकड़ा 1.5 लाख का भारत में। लेकिन जब ये साइंस एडवांस नाम का एक अभ्यास हुआ, वो अभ्यास प्रकाशित हुआ और उस प्रकाशित आंकड़े में ये कहा गया कि भाई 11,90,000 की मौतें भारत में हुई। अब अगर 11,90,000 यानी 12 लाख ही माने ना, तो 30 लाख में से 12 लाख अगर भारत के है तो ये 30 लाख का भी आंकड़ा, वही खुद भी कह रहे कि भाई 30 लाख से भी आंकड़ा ज़्यादा हो सकता है। लेकिन आंकड़े गिनकर क्या करेंगे? क्या कारण क्या था कि इतनी सारे मौतें हुई? एक तो अनपेक्षित था, इस प्रकार का कोई वायरस आया। कहने के लिए तो ये कहा गया कि भाई ये वायरस चाइना से निकला, लैब में से निकला। जो भी हो, उसके लिए फिर हमारे लिए एक प्रकार का कुछ ना कुछ इंजेक्शन दिया जाता था और उस इंजेक्शन की वजह से कोरोना कंट्रोल में आया। और भारत ने तो पूरे विश्व में यह दवाइयाँ दी है, जिसकी वजह से विश्व में कोरोना का मर्यादा कंट्रोल कर सके, ऐसा एक प्रकार से अभ्यास सबके सामने आया है। लेकिन भारत में कारण क्या है? इतनी सारी मौतें, करीब करीब 12 लाख मौतें एक रोग की वजह से। क्या कारण हो सकता है? सबसे बड़ा कारण था टेस्टिंग। RT-PCR का टेस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ को दिया गया कि भाई आप भी शुरू करो। सरकारी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में नहीं हो रहा है, तो अलग अलग जगह पे यह टेस्टिंग शुरू हुआ। तो टेस्टिंग एक मर्यादा रही, जिसकी वजह से इतने सारे मौतें हुई है। एक दूसरी जो आरोग्य सेवा है, दवाइयाँ है, ऑक्सीजन है, हॉस्पिटल की व्यवस्था है, यह जो मैनेजमेंट सिस्टम है, वो मैनेजमेंट सिस्टम हॉस्पिटल का भी ठीक नहीं रहा। लोग रास्ते पर मरे पड़े रहते थे। यह व्यवस्था अगर होती तो इतनी सारी मौतें नहीं होती। अब यह सब आज याद करने की क्या आवश्यकता है? भाई ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना फिर से दस्तक दे चुका है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आज भी करीब करीब 5,000 एक्टिव केसेस हैं, करीब करीब 5,000। अब इनमें से अगर हम देखें ना समय के आधार पर, तो अप्रैल 25 को 35 केस थे सिर्फ, मई 19 को 257 केस थे, मई 31 में 3395 केसेस थे। अब मई से लेकर आज तक अगर हम 1 जून का देखते तो 3,768 और जून 2 को 3,961 केसेस, यानी क्रमशः बढ़ रहा है। आज हम 5वीं जून पर है, 2 जून का मैंने आपको आंकड़ा बताया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम 5,000 केसेस को भी क्रॉस कर चुके हैं। जो एक्टिव केसेस है उनके बारे में मैं कह रहा हूँ। अगर यह एक्टिव केसेस इसी प्रकार से बढ़ते रहेंगे तो क्या हम दोबारा 2020 देखेंगे क्या? नहीं, इस बार तो पूरा मैनेजमेंट सावध है, अलर्ट मोड पर है, और इस प्रकार से फिर से नहीं होगा, इस ऐसी व्यवस्था सरकार तो कर रही है। लेकिन फिर भी अगर यह व्यवस्था नहीं है, मैं उसका एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक मेडिकल प्रोफेशनल के रोहित जैन, उन्हें अंदेशा होगा या उन्हें स्फूर्ति में लगा होगा, इसलिए उन्हें मई 2023 को
दिल्ली हाईकोर्ट में केस किया कि भाई ये कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो कुछ एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कुछ है क्या, यह सरकार ने डिक्लेयर करना चाहिए। 30 दिसंबर 2023 को एक मीटिंग मिली, मीटिंग का क्या आया पता नहीं, लेकिन अब 2025 में ये रोहित जैन जी फिर से दिल्ली हाईकोर्ट में गए और उन्होंने कहा कि सरकार, केंद्र सरकार कोर्ट की अवमानना कर रहे, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट हो रहा है, क्योंकि जो मैंने कहा था उसके आधार पर सरकार ने डायरेक्टिव दिया था केंद्र सरकार को कि भाई आप एसओपी डिक्लेयर करिए कि भाई क्या करना चाहिए। यह उन्होंने 2023 में कहा, लेकिन आज 2025 में वो फिर से कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट में गए हैं। ऐसा क्यों? तो देखिए, सबसे ज़्यादा केसेस केरला में करीब 1500, महाराष्ट्र में करीब 600, दिल्ली में करीब 600, गुजरात में करीब 500, कर्नाटका में कम से कम 436, वेस्ट बंगाल में 538, यूपी में 108। इतनी सारे केस अगर है तो फिर जो रोहित जैन जी जो मेडिकल प्रोफेशनल है वो कह रहे हैं, इसलिए एसओपी कि भाई चलो आप मास्क पहनना शुरू करो, भीड़ में नहीं जाओ, बन सके तो प्रवास मत करो, यह तो एक इंडिविजुअल के लिए कहा गया। लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन का क्या है? आता है न्यूज़पेपर, टीवी न्यूज़ में आता है कि भाई यहाँ पे इस प्रकार की व्यवस्था अलग से कोरोना के लिए की है। वैसा तो उस वक्त भी कहा था, लेकिन हुआ क्या, हम 12 लाख लोगों को गवा चुके। तो यह अभी ना हो, यह ध्यान में रखना है। मैं सिर्फ भारत के लिए नहीं कह रहा हूँ, विश्व में सक्रिय कोरोना के दर्दी, उनकी संख्या आज की तारीख में 200 लाख कहा जा रहा है। सबसे ज़्यादा खतरनाक जो लगा था वो हांगकांग और सिंगापुर, वहाँ में सबसे ज़्यादा केस आ रहे थे। लेकिन पता नहीं आजकल सिंगापुर और हांगकांग के केस कुछ कम हुए हैं। अगर ऐसा है तो बढ़िया, लेकिन विश्व में जब टेस्टिंग शुरू हुआ तो उस टेस्टिंग में पता यह चला कि 11%, ये टेस्टिंग का मैं कह रहा हूँ 11 मई 2025 की टेस्टिंग में करीब 11% केसेस एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे लिए एकदम सतर्क रहने की, अलर्ट रहने की आवश्यकता है। क्या हम फिर से हमारे करीबी लोगों को गंवाना चाहते हैं क्या सरकार भी इस विषय में सजाग है? नहीं तो फिर से एक बार 2020 रिटर्न ऑफ 2020, ऐसा तो हम देखने नहीं जा रहे हैं ना। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू।